जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। आज हम झलकारी बाई औदा देवी से जो भी प्रश्न बने थे वो कराएंगे। साथ ही सरोजिनी नायडू जो नेक्स्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न लेकर आए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का हमारा प्रथम प्रश्न है कि झलकारी बाई किस परिवार से संबंधित थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं: कुरी परिवार, मुस्लिम परिवार और पंडित परिवार, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो प्रथम प्रश्न है, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोरी परिवार। जो झलकारी बाई थी तो ये कोरी परिवार से संबंध रखती थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है कि झलकारी बाई का विवाह किसके साथ हुआ था। तो ऑप्शन में 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर बी, पूरन कोरी। जो झलकारी बाई थी उनका विवाह पूरन कोरी के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार ने झलकारी बाई वाला डाक टिकट कब जारी किया। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर 1, 22 जुलाई 2001 ईस्वी को इंडियन गवर्नमेंट ने झलकारी बाई वाला डाक टिकट जारी किया। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चौथा हमारा प्रश्न है कि झलकारी बाई की प्रतिज्ञा स्मारक कहाँ स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न में हमने दोनों विकल्प रखे हैं जहाँ भी मतलब कि झलकारी बाई की प्रतिज्ञा स्मारक मतलब स्थित है। तो इस हिसाब से हमारे प्रश्न जो सही होगा तो अजमेर जो है राजस्थान में वहाँ भी है और आगरा उत्तर प्रदेश वहाँ भी है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में भी इनकी प्रतिज्ञा स्मारक बनाई गई है झलकारी बाई की याद में। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न हमारा है कि झलकारी बाई की जीवनी किसने लिखी। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झलकारी बाई जो है इनकी जीवनी किसने लिखी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, माता प्रसाद ने इनकी जीवनी लिखी। आप सभी लोग नोट करिएगा। छठा हमारा जो प्रश्न है कि जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी। ये पंक्तियाँ मतलब कि किस कवि ने लिखी हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं: सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद ने और मैथिलीशरण गुप्त ने। तो इस जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं तो जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई है, तो उन्होंने ही कविताएँ मतलब ये पंक्तियाँ लिखी है जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद हैं, मैथिलीशरण गुप्त जी। उन्होंने ही जाकर रण में ललकारी थी पंक्तियाँ लिखी हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आ सकता है। 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि झलकारी बाई का पहला आत्मचरित्र किसने लिखा। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आत्मचरित्र, प्रथम आत्मचरित्र था किसने लिखा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा, अगर आप लोग विकल्प 1 टिक करेंगे तो सही माना जाएगा, अर्थात भवानी शंकर विशारद ने ही आत्मचरित्र लिखा था। 8 नंबर प्रश्न हमारा है कि झलकारी बाई के क्या शौक थे, अर्थात इनके शौक कौन कौन से थे। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो घुड़सवारी है, तलवार चलाना, तीरंदाजी, एवं सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तो है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या, तीरंदाजी इनमें से सभी। तलवार चलाना, घुड़सवारी, क्योंकि वो लड़ाकू मतलब सेना नायक भी थी इसीलिए वो घुड़सवारी भी करते थे, तलवार भी अच्छी प्रकार चलाते भी, तो सेना में भर्ती हुई, और तीरंदाजी भी करती थी, अच्छी प्रकार से तीर भी इनको चलाना आता था। इस हिसाब से उनको ये सारे शौक थे। इस हिसाब से ये प्रश्न हमारा जो 8 है इसका सही उत्तर डी माना जाएगा। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है उदा देवी को महिलाओं के सेना कमांडर किसने बनाया। दोस्तों ये उदा देवी पिछले वीडियो में कराया था, उसमें 2 प्रश्न लगभग रह गए थे, तो मैंने इस वीडियो में प्रश्न लिख दिया है। तो 9 नंबर प्रश्न हमारा है उदा देवी हो तो महिलाओं की सेना का कमांडर किसने बनाया। तो 4 विकल्प दिए गए हैं: बेगम हजरत महल, वाजिद शाह अली और बिरजिस कादिर, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा तो अवध के नवाब जो अंतिम थे वाजिद शाह अली, उन्होंने ही उदा देवी को महिलाओं की सेना का कमांडर नियुक्त किया था। क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि जब क्रांति हुई थी तब उन्होंने प्रतिभाग किया था, तो उससे पहले जो है वाजिद शाह की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय बेगम हजरत महल ने ही मतलब कि सेना का नेतृत्व किया था। तो उनके हिसाब से जो उदा देवी की महिला सेना कमांडर जो है तो बेगम हजरत महल ने ही बनाया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है, वाजिद शाह अली ने ही मतलब कि उनको महिलाओं की सेना का कमांडर नियुक्त किया था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और जो ब्रिटिश कादिर हैं इनके पुत्र का नाम है। 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि उदा देवी ने किस विद्रोह अर्थात और कहाँ के विद्रोह में भाग लिया, मतलब विद्रोह कौन सा था और वो विद्रोह कहाँ पर हुआ था जिसमें भाग लिया था उन्होंने। तो पहला झांसी का विद्रोह, झांसी से
और दूसरा है अवध का विद्रोह लखनऊ या अवध से। तो ये प्रश्न का हमारा बी विकल्प है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि अवध का ही विद्रोह जब हुआ था तब लखनऊ से ही उन्होंने प्रतिभाग किया था उदा देवी ने। इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन से कवर भी किया है। प्रश्न नंबर हमारा 11 दोस्तों, यहाँ से सरोजिनी नायडू से प्रश्न स्टार्ट होते हैं और ये सरोजिनी नायडू से संबंधित पहला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हमने 2 प्रश्न दोस्तों इसी में कवर किए। अगर अलग अलग लिखते कि जन्म कब हुआ था और एक विकल्प प्रश्न बनाते कि कहाँ हुआ था, 2 प्रश्न हो जाते, इसलिए हमने संक्षेप में लिख दिया कि कब और कहाँ हुआ था, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर फर्स्ट, अर्थात 13 फरवरी 1879 हैदराबाद वर्तमान तेलंगाना में सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। आज सभी लोग ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू की माता और पिता का क्या नाम था। दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वरदा सुंदरी देवी और अघोरना चट्टोपाध्याय पिता का नाम। दोस्तों अलग अलग भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अर्थात यह भी आ सकता है कि सरोजिनी नायडू की माता क्या नाम था, या सिर्फ पिता के पूछ सकता है, फिर दोनों को भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे प्रकार से इसका उत्तर ध्यान रखना है। दोस्तों विकल्प में मत जाओ, क्योंकि 4 विकल्प से अपने आप ही बनाए हमने, क्योंकि विकल्प वो लखनऊ विश्वविद्यालय कोई भी दे सकता है, लेकिन आपको सिर्फ सही उत्तर पता होना चाहिए। विकल्प से कोई फर्क नहीं पता, कोई भी विकल्प है, अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप तुरंत उत्तर उसका टिक कर देंगे, इसलिए सही उत्तर पर ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ से हमने विकल्प देना मतलब कि नहीं दिया, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और समय भी ज़्यादा लगता है। इससे आपको अच्छा है कि डायरेक्ट 1 लाइन करा दें, क्योंकि आपको सिर्फ सही उत्तर पता होना चाहिए। विकल्प कोई भी बना सकता है, आप भी स्वयं से भी बना सकते हैं विकल्प, और क्योंकि उत्तर तो सही पता अगर आपको पता है तो विकल्प से कोई बात नहीं होती। तो 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू का मूल नाम क्या था। तो इस प्रश्न का जो हम सही उत्तर लिखेंगे, तो मूल नाम क्या था, तो मूल नाम था उनका सरोजिनी चट्टोपाध्याय। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इनका मूल नाम क्या था, सरोजिनी। दोस्तों हमने नोट्स बनाया है एक, अगर आपको जरूरत हो बताना, पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे, अगर इस तरह से समझना है तो। वैसे हम बोल भी रहे हैं कि चट्टोपाध्याय, तो आप सभी लोग ध्यान रखना है, सरोजिनी चट्टोपाध्याय का मूल नाम था, ये भी आ सकता है। 14 नंबर प्रश्न हमारा है कि सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या था। उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपनाम जो था तो सभी लोग जानते लगभग कि भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है, कि को सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला। आप सभी लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरोजिनी नायडू का विवाह कब और मतलब कब हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है कि सरोजिनी नायडू का विवाह कब हुआ था। तो इनका विवाह हुआ था सन 1897 ईस्वी में, सन 1897 AD। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। साथ में जो मन चाहे आपका नोट करिए, बाकी आपको पीडीएफ की हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आवश्यकता पड़े तो कमेंट बॉक्स में ऐसे करिएगा, हम आपको जो हमने हैंड रिटन नोट्स बनाया वो प्रोवाइड करा देंगे, और बताना तो टाइपिंग के भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको दिक्कत किसी प्रकार की भी ना हो और आपको अच्छे अंक मतलब प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो। 16 नंबर प्रश्न हमारा है कि सरोजिनी नायडू विवाह किसके साथ हुआ था। पहला प्रश्न था कि कब हुआ था, अब प्रश्न है कि किसके साथ हुआ था, ये भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों। तो इनके पति का नाम था तो है गोविंदा राजुलू नायडू। आप लोग दोस्तों ध्यान रखना है कि गोविंदा राजुलू और नायडू। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पति का क्या नाम था, गोविंदा राजुलू नायडू। आप लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो इसमें 2 प्रश्न छिपे हैं, तो कब हुई थी, दूसरा कहाँ हुई थी। उनकी मृत्यु हुई थी सन 2 मार्च को, और कब 1949 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी, 2 मार्च 1949 ईस्वी को। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है कि कब हुई मतलब कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी लखनऊ, इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित लखनऊ, आप सभी लोग जानते हैं, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो प्रश्न आया कि सरोजिनी नायडू का मृत्यु कब हुआ था, तो ये है कि 2 मार्च 1949 को, और कहाँ हुई थी, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये पुस्तकीय से संबंधित मैंने मतलब कि अलग से लिख दिया 17 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की सरोजिनी नायडू ने। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि साबित हो जाता है कि एक भी पुस्तक का नाम दे दिया जाता है विकल्प में, या फिर सारी पुस्तकें आ जाती हैं, और मतलब कि चूज करना होता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू ने की है और कौन सी मतलब ऐसी है जो इनकी रचना नहीं की है।
तो ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों पुस्तकों को नाम याद रखना है कि पहली पुस्तक का नाम है, जो फर्स्ट पुस्तक है इनका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। आप लोग ध्यान रखना है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। दोस्तों ये फर्स्ट पुस्तक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। आप लोग ध्यान रखिएगा यह पुस्तक कब लिखी उन्होंने, तो यह लिखी थी 1905 ईस्वी में। आप सभी लोग अपने मतलब नोटबुक में नोट करिएगा। फर्स्ट पुस्तक का नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। और इनकी जो दूसरी पुस्तक है उसका नाम है द बर्ड ऑफ टाइम। द बर्ड ऑफ टाइम। यह पुस्तक उन्होंने कब लिखी थी, तो यह पुस्तक उन्होंने 1912 ईस्वी में लिखी थी। 1912 ईस्वी में। दोस्तों पुस्तकें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरोजिनी नायडू ने पुस्तकें भी लिखा है, तो इसको भी याद रखना है। और इनकी जो तीसरी पुस्तक का नाम है ये भी इम्पोर्टेंट है। इनकी तीसरी जो पुस्तक का नाम है द बुकेन बिंग। तो क्या हो जाएगा, द BOOKEN बुकेन बिंग BING द बुकेन बिंग। यह पुस्तक उन्होंने कब लिखा, यह पुस्तक उन्होंने 1917 अर्थात 1917 ईस्वी में उन्होंने इस पुस्तक की रचना की, द बुकेन बिंग। तो 3 पुस्तकें हमने दोस्तों लिखा है, आप सभी लोग अपने नोटबुक में नोट करिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि 3 पुस्तक ये दे देगा और एक दूसरी पुस्तक किसी को दे देगा, पूछेगा इनमें से ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसकी रचना सरोजिनी नायडू ने नहीं लिखी है। तो आपको पता होना चाहिए तीनों पुस्तकों के नाम, या फिर 3 अदर्स मतलब की कोई अन्य पुस्तक देगा और ये इसमें दे देगा कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसकी रचना सरोजिनी नायडू ने की है। तो आपको मतलब सही उत्तर टिक करना है और कौन से सन में की है, हो सकता है ऐसे भी संबंधित प्रश्न बन जाए। तो आपको इसी प्रकार से प्रश्न बने आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो सन से रिलेटेड हैं अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो पुस्तकें दोस्तों हो गई इनकी। 18 नंबर जो हमारा प्रश्न है ये है कि सरोजिनी नायडू जो इंग्लैंड हैं तो कब गई। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कब गई ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको याद रखना है सन 1895। सन 1895 ईस्वी में सरोजिनी नायडू हैं इंग्लैंड गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 नंबर हमारा प्रश्न ये है कि सरोजिनी नायडू ने किस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों हो सकता है प्रश्न ये आ जाए, तो किस कॉलेज से, उनके कॉलेज का नाम था कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज के ग्रेटन कॉलेज में, कैम्ब्रिज के ग्रेटन कॉलेज से उन्होंने क्या की, शिक्षा प्राप्त की है। दोस्तों याद ध्यान रखना कि सरोजिनी नायडू के कॉलेज का क्या नाम था, तो कैम्ब्रिज के ग्रेटन कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न हमारा है कि सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी को कब और कहाँ मिली। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सरोजिनी नायडू सन 1914 ईस्वी को इंग्लैंड में महात्मा गांधी से मिली थी। कहाँ पर मिली थी, इंग्लैंड में। सर्वप्रथम महात्मा गांधी से मुलाकात सरोजिनी नायडू की सन 1914 में इंग्लैंड में महात्मा गांधी से हुई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरोजिनी नायडू INC कि कब और किस अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष बने। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। INC आप लोग के बारे में जानते हो पहले से होंगे, लेकिन दोस्तों बता रहे हैं कि INC क्या है। INC है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसकी स्थापना जो है तो 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी अध्यक्ष कब बनी, जो सरोजिनी नायडू हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी और किस अधिवेशन में बनी। तो बात करी जाए किस अधिवेशन में, तो उस अधिवेशन का नाम था कानपुर। यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। और तब सन कौन सा था तब की, तो सन था 1925 ईस्वी। ये भी दोस्तों ध्यान रखना है। 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। किसने, जैसे अर्थात सरोजिनी नायडू ने। दोस्तों ध्यान रखना, कानपुर 1925 ईस्वी, हो सकता प्रश्न आ जाए। तो 22 नंबर नोट में इसलिए लिखा है क्योंकि इससे कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये दोस्तों होता है लोगों में, क्योंकि जो ये प्रश्न आ जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला मतलब कि अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों वहाँ पर सरोजिनी नायडू नहीं होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी तो उनका नाम था एनी बेसेंट। इनके हम आगे प्रश्न लेकर आएंगे, उनके बारे में कराएंगे दोस्तों। ये नेक्स्ट वीडियो में 19 से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे एनी बेसेंट। अगर ये प्रश्न आए कि
मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। और अगर ये प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय, अगर भारतीय शब्द लगा है पहले मतलब कि भारतीय महिला, तो यहाँ पर प्रश्न ये बदल जाएगा उसका उत्तर, तब यहाँ हो जाएगा यस एन, अर्थात सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी तो प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर यहाँ पर लोग गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि प्रथम महिला है तो प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम एनिवर्सरी समझ लेते हैं, प्रश्न लेकर आएंगे, इसलिए आपको प्रॉपर बने रहना बस। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट महिला जो गवर्नर थी वो थी कौन थी? यस एन, अर्थात सरोजिनी नायडू। और कहाँ की थी? तो यूपी की थी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना। 24 नंबर हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी हिंद पुरस्कार 1928 को किसे मिला? तो ये पुरस्कार जो है यस एन को मिला था, अर्थात सरोजिनी नायडू को मिला था। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सरोजिनी नायडू को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरी हिंद पुरस्कार कब मिला? तो 1928 को मिला। या फिर ऐसे भी जैसे लिखा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो 1928 को केसरी हिंद का पुरस्कार दिया गया किसको मिला था? तो सरोजिनी नायडू को मिला था। आप समझ दे दिया जाएगा। बाकी जो मैडम भिखारी कामा, कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, अदर मतलब जितने वुमेन फ्रीडम फाइटर्स इनका मतलब नाम होगा, और एक नाम इनका सरोजिनी नायडू का होगा। तो अगर सरोजिनी नायडू भी क्लब में हैं तो ये उत्तर आपका सही माना जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 25 नंबर हमारा प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू की जयंती किस रूप में मनाई जाती है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, इसलिए हर वर्ष 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस के रूप में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये प्रश्न आ जाएगा कि सरोजिनी नायडू की जयंती है किस रूप में मनाई जाती है? तो महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस रूप में? महिला दिवस। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साथ ही साथ नोट्स बुक ले लीजिए और डायरी हेडिंग सरोजिनी नायडू और नोट करिएगा, इससे आपको प्रॉपर नोट्स बन जाएगी। अगर नहीं करना तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, जो हैंड रिटन वो भी, और जो ये है वो भी करवा देंगे। हम सोचते हैं सिर्फ आपकी तैयारी अच्छी हो जाए बस। तो 25 का सही उत्तर क्या है? महिला दिवस। फिर 26 में हमारा प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू के नाम का भारत सरकार ने जो डाक टिकट है कब जारी किया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट है, तो जितनी भी मतलब कि वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका डाक टिकट समय समय पर जारी किया है। तो इसी बीच सरोजिनी नायडू का है नाम का जो डाक टिकट है तो कब जारी किया गया? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर माना जाएगा, तो तुम्हारा माना जाएगा कि 13 फरवरी को ही जारी किया गया था, क्योंकि 13 फरवरी का जन्म दिवस था, तो इसी के दिन जारी किया गया, दिन बदल गया था, क्योंकि 13 फरवरी 1964 ईस्वी को था। सरोजिनी नायडू के नाम का भारत सरकार ने डाक टिकट 13 फरवरी दोस्तों लिखिएगा इसको, 13 फरवरी सन 1964 AD में जारी किया। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, था 13 फरवरी 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने सरोजिनी नायडू के नाम का भारत पर डाक टिकट जारी किया। आप लोग ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, पर दोस्तों IMP लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया कि मेहर मुनि जो नाटक है किसने और किस भाषा में लिखा? ये दोस्तों प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि मेहर मुनि नाटक किसने लिखा, या फिर ये भी आ सकता है कि किस भाषा में लिखा गया, अलग अलग पूछ सकता है और एक में भी पूछ सकता है इसको। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा तो होगा मेहर मुनि जो नाटक है वो यस एन ने लिखा था, अर्थात सरोजिनी नायडू ने लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फारसी भाषा में उन्होंने लिखा था इस नाटक को, क्योंकि इसमें अंग्रेजी प्रयोग नहीं था, फारसी भाषा में उन्होंने किया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि द लेडी ऑफ लेक नाम कविता किसने लिखी? अब एक कविता है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना भी यस एन ने ही की थी, अर्थात सरोजिनी नायडू ने ही इसकी कविता की रचना की थी। आप लोग ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू ने द लेडी ऑफ लेक नामक कविता की रचना की। 29 नंबर अपना प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू ने अपना राजनीतिक पिता किससे माना? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक पिता। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा तो हुआ कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इसके उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि गोपाल कृष्ण कौन थे? गोपाल कृष्ण जो है गोखले जो है तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, तो उनको ही सरोजिनी नायडू ने भी अपना राजनीतिक पिता माना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के प्रश्न बनेंगे और कहीं अलग से प्रश्न नहीं आएंगे।
जब यही लगा सिलेबस में तो प्रश्न यही से तो आएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू को इंग्लैंड भारत का प्रतिनिधि बनाकर कब भेजा गया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू को इंग्लैंड में भारत का प्रतिनिधि बनाकर कब भेजा गया। तो इस जो तिथि है इसकी हो जाएगी 1932 AD में। आप लोग दोस्तों ध्यान रखना है 1932 AD में को ही सरोजिनी नायडू को इंग्लैंड भारत का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। आप लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी जब दांडी यात्रा कर रहे थे तब सरोजिनी नायडू अर्थात एस ने कौन सी यात्रा की। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये कि जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा कर रहे थे तो सरोजिनी नायडू ने उनकी सहायता कौन सी यात्रा की थी। तो इसका नाम है दर्शना यात्रा। इसको दोस्तों ध्यान रखना है, दर्शना यात्रा या दर्शना यात्रा विकल्प में होगा। आप लोग उसको टिक करिएगा तो उत्तर आपका सही माना जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये दर्शना यात्रा सरोजिनी नायडू ने किया था। हमारा 32 नंबर प्रश्न ये है कि सरोजिनी नायडू ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों इंग्लैंड में आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, एक 1930 में हुआ, एक 1931 में हुआ, एक 1932 में हुआ। तो जो सरोजिनी नायडू थी उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 ईस्वी में हुआ था। कौन सा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 ईस्वी में है। इसमें ही भारत की तरफ से उन्होंने भाग लिया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था और एकमात्र नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया तो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही शामिल हुए थे और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही सरोजिनी नायडू जो है शामिल हुई थी या भाग लिया था। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना सिर्फ सरोजिनी नायडू को कब किस सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था 1931 को। आप लोगों को ध्यान रखना है। 33 नंबर प्रश्न हमारा है कि गांधी जी के दरबार का विदुषक किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसका विदुषक जो है तो वही है को एशियन अर्थात सरोजिनी नायडू को ही गांधी जी के दरबार का विदुषक कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न हमारा है कि सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला किसने कहकर संबोधित किया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये कि कोकिला अर्थात ये तो दोस्तों IMP लिख दीजिए, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कोकिला किसने कहकर संबोधित किया। तो प्रश्न का हमारा सही होगा कौन? गांधी जी। गांधी जी ने ही सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहकर संबोधित किया। आप लोग ध्यान रखिएगा और आपका मन करे तो साथ साथ नोट भी करते रहिएगा क्योंकि एक देखने से आगे आप देखेंगे या फिर बार बार देख लीजिए वीडियो या फिर आप किसी कॉपी में प्रॉपर नोट करते रहिएगा क्योंकि बाद जब पेपर होगा रिवाइज करिए और आराम से आपको याद हो जाएगा और लिखने से भी याद होता है। कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो पढ़ने से नहीं याद होते हैं बट उसको अगर आप कई बार लिख देते हैं तो अच्छी तरह से वो याद हो जाते हैं क्योंकि आपके प्रश्न MCQ होगा, 4 विकल्प आएंगे, एक करना होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे जिससे 75 करना होगा। तो आप ये भली बात से परिचित हैं तो आप उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। क्योंकि अब हमने चौथी वीडियो मतलब कि क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए थे और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक से और MCQ लेकर आएंगे। आप लोगों से प्रॉपर बने रहना है और वीडियो को आराम से कई बार देखना। अगर समझ में नहीं आए तो कई बार अगर बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा आपको क्योंकि अक्सर लोग रील देखते रहते हैं। तो एक बार अगर ये वीडियो देख लोगे तो कुछ भी प्रश्न आपके अगर एक दो प्रश्न याद हो अगर वो भी आ गएगा एग्जाम में तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। और दोस्तों जितने लोगों ने भी BA BSc BCom जो 3rd सेमेस्टर है नेप का सब में यही सिलेबस लगा वुमेन फ्रीडम फाइटर और जिन्होंने ये लगा मतलब लिया है इसलिए मतलब कि पाठ्यक्रम के रूप में को करिकुलर रूप में चुना है उन तक ये वीडियो पहुँचाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतलब कि अपने नंबर मतलब कि लाने में स्कोर करने में सफलता प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं आपको।